ओके, लिमिटिंग फैक्टर का मतलब यह है कि ऐसा फैक्टर जो आपकी प्रोडक्शन को लिमिट कर दे। जो नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन होती है ना, जैसे 10,000 यूनिट मंथली है, तो कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो डाउन हो जाएगी, आपको यानी ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी। तो मेन जो की फैक्टर होता है या लिमिटिंग फैक्टर होता है वो सेल्स होता है। सेल सेल प्रोडक्ट की जो सेल डिमांड, जो सेल प्रोडक्ट की जो सेल्स है उसकी डिमांड कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली कम ही होती है, इसका नाम ही इसका लिमिटिंग फैक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू सेल जो है ना, आपको अपनी प्रोडक्शन रिवाइज करनी पड़ती है, आपको रिवाइज प्रोडक्शन प्लान बना। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सा क्या कहते हैं प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो उसकी कुछ हम वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग फैक्टर मेन आपका सेल होता है। सम टाइम होता है मटेरियल शॉर्ट हो जाता है, सम टाइम ये होता है कि आपका लेबर आवर शॉर्ट हो जाते हैं, उसके हिसाब से रिवाइज करना पड़ता है। या सम टाइम कोई और वेरिएबल फैक्टर या फिक्स फैक्टर जो है वो, या कोई अमाउंट है, बजट है, वो आपका लिमिट हो जाए, तो आपको अपनी प्रोडक्शन रिवाइज करनी पड़ती है नॉर्मल लेवल से हटके। ये देखते हैं ना, मंथली मैक्सिमम मंथली डिमांड ये दिया हो, तो ये इससे हटके आपको प्रोडक्शन प्लान करना पड़ता है। अच्छा, इसमें सबसे पहला स्टेप ये दिया हुआ है, कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, ठीक है। ये देख, तो इसका देखें, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखें कि ये है 4A। हर प्रोडक्ट की हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम निकाला हुआ है। सेलिंग प्राइस 96 है, ये दी भी। अच्छा, डायरेक्ट मटीरियल $4 एट पर किलो है, तो 7 किलो यूजर है, 4 × 7 करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये पूरा कैलकुलेट किया हुआ है, यानी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी कि 4 × 7 कितना होगा, 28। वो लिख ले कहीं पे, 28, क्योंकि हमें डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी होगी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का जो फार्मूला है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आप 28 लिख ले कहीं, तो 28 आ गई। अच्छा, इसके बाद लेबर को देखेंगे, उसमें $8 बराबर है, तो 8 × 3 करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 24। तो 24 लिख लें कहीं पे, यानी आप साथ साथ वहाँ लिख भी सकती हैं, कोई इशू नहीं है, यानी उसी सेलिंग प्राइस के नीचे। और उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है, ये दिया ना वेरिएबल ओवरहेड 2.4 दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया होगा फिक्स ओवरहेड आर फोरकास्ट टू बी 70 साल पर। तो वेरिएबल ओवरहेड भी जो है वो क्या नाम है, वो नॉर्मली आपका उसी पे होता है, 2.4 ही होगा, ठीक है। ये 2.4 ही होगा। समटाइम लेबर आवर या मशीन आवर पे दिया होता है, लेकिन अभी 2.4 ही आ जाए। यहाँ पे आप डॉट लगा दें तो ये 2.4 आ जाए। ये 4 आ गया, 8 4 12 14, और ये 54.4। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये 54.4 आ गया। तो 96 में से 54.4 माइनस करेंगे तो 41 पर यूनिट आ गया। तो लिमिटिंग फैक्टर में सबसे पहला स्टेप यही है कि आपने हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है टू फाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टू फाइंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये पहला स्टेप, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसी तरह वे का भी कैलकुलेट कर लिया, 128 में से 71 माइनस किया तो ये 56 आ जाएगा। जेड का मालूम करेंगे, ये इसी तरह जैसे हमने एक्सी का किया। ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, अब है उसने, ये हो गया पार्ट ए हो गया, कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर ईच प्रोडक्ट हो गया। अब कह रहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एंड मैक्सिमम प्रॉफिट दैट बाय लिमिटेड कैन अर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2017। तो अभी ओरिजिनल जो हमने वैल्यूज निकाली है और ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे, ये हम इसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल प्रॉफिट हमने फाइंड करना। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाला हुआ है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, लास्ट टाइम किया था हमने। टोटल कंट्रीब्यूशन
क्या एक फार्मूला तो है कि आप टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक तो ये है। दूसरा है कि टोटल कंट्रीब्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं इक्वल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्या नाम है यूनिट सोल्ड, ठीक है। इस तरह भी आ सकता है, ठीक है। तो ये मैं यूज कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद इसको देख लेते हैं कि कैसे किया हुआ है। अब ये देखें एक्जी के साथ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकला हुआ ना, ये 41.60 पर यूनिट है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो उसके यूनिट सोल्ड है 100। अभी आपको फार्मूला बताया था ना मैंने, ये यहाँ पे 100 यूनिट, 120 यूनिट और 60 यूनिट, ठीक है। तो ये 100 यूनिट मल्टीप्लाई किया, इसका टोटल काउंट 4160 आ गया। वाई का 56.80 यहाँ पे कैलकुलेटेड है, तो इसको से 120 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट सोर्स से 6816 आ गया। जेड का 44.80 काउंट पर यूनिट ये है, मल्टीप्लाई 60 किया 2688 आ गया। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा तीनों प्रोडक्ट का 13664। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो नेट प्रॉफिट होता है वो आपको जैसे कल हमने किया था, वो इनकम स्टेटमेंट याद है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। तो हमने सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की थी, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया था। कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया माइनस फिक्स कॉस्ट, तो आपको नेट प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट गिवन है 7000, ये यहाँ पे गिवन ये, और ये पर मंथ है, ठीक है। ये क्या है? पर मंथ, ठीक है। तो ये आप बस ये प्रॉफिट आ गया, जो पार्ट बी में उन्होंने मांगा था ना उसके हिसाब से। मेरे पास स्टेटमेंट शो द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम प्रॉफिट दैट वाई लिमिटेड चैनल। ये हो गया पार्ट बी, समझ में आ गया? ठीक है, अब एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अब आ जाएंगे हम पार्ट सी में। कैलकुलेट द टोटल मशीन आवर रिक्वायर्ड टू मीट द मैक्सिमम डिमांड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2017। तो अब हमसे ये मशीन आवर कैलकुलेट करो, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो मशीन आवर एक प्रोडक्ट में कितना यूज हो रहा है ये ऊपर दिया हुआ है, मशीन आवर दिया हुआ है। इसको 1 आवर लग रहा है एक्जी को, तो 2.5 आवर लग रहा है, और इसको 5। तो मशीन आवर का फार्मूला या हो या लेबर आवर का फार्मूला एक ही होता है। यानी अगर आपने आवर मशीन आवर कैलकुलेट करने हैं तो क्या कहते हैं, पर मशीन आवर, ठीक है। पर लेबर आवर होता है, पर मशीन आवर होता है, पर यूनिट पर आवर कह लें, यूनिट पर आवर, ठीक है। हम लिख देते हैं यूनिट पर आवर, यूनिट पर आवर मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। तो हर एक का निकाल के उसको ऐड कर दो। तो देखें यूनिट पर आवर 1 है, यूनिट प्रोड्यूस 100 ही है, तो ये 100 आ। वाई का यूनिट पर आवर 2.5 है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोड्यूस 120 है, तो ठीक है। अगर एक ही तरह की यूनिट दी हो, सोल्ड भी वो हो और तो फिर प्रोड्यूस भी हुई हो, वरना अलग अलग भी दी हो सकते हैं। फिर आपने यूनिट प्रोड्यूस देखना है, ठीक है। तो अच्छा, जेड का 5 × 60 यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट पर आवर 5 है और 60 और ये 300, तीनों का ऐड किया तो टोटल मशीन आवर 700। अभी हम ओरिजिनल पे चल रहे हैं, अभी हमें लिमिटिंग फैक्टर पे नहीं चल रहे, अभी हमसे वो नॉर्मल कैलकुलेशन करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलिए। फिर वो तो पार्ट्स ए बी और सी हो गया। एडिशन में ड्यू टू मशीन ब्रेक डाउन, अब यहाँ पे आ ड्यू टू मशीन ब्रेक डाउन
only 500 machine hour will be available for July 2017। देखिए, अगर आपने नॉन प्रोडक्शन करनी है तो आपके पास 700 आवर होने चाहिए, अभी हमने कैलकुलेट किए थे, ठीक है, जी यहाँ तक क्लियर है। जी अब वो कह रहे हैं कि मशीन ब्रेक डाउन होने की वजह से अब सिर्फ हम 500 आवर यूज कर सकते हैं मशीन, इसका मतलब आपकी प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी। जी तो इसके अंदर फिर हम देखते हैं कि मोस्ट प्रॉफिटेबल यूनिट कौन सा है, वो हम पहले बनाएंगे, ठीक है, ये अब हमसे कैलकुलेशन करवाएगा। अब कह रहा है ड्यू टू शॉर्टेज, ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन ओनली 500 मशीन आवर विल बी अवेलेबल फॉर जुलाई 2017 प्रोडक्शन, कैलकुलेट द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई 2017, टेकिंग इनटू अकाउंट द लिमिटेड मशीन आवर, ठीक है। अब हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो अच्छा, जिस तरह एक डायरेक्ट मटीरियल पर यूनिट होता है, इस तरह लेबर आवर पर यूनिट होता है, इस तरह हमने मशीन आवर पर यूनिट निकाला हुआ है। ओके, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, जी ठीक है। तो पहले वर्किंग करेंगे स्टेटमेंट टू डिटरमिन ऑप्टिमल प्रोडक्शन ऑर्डर। इसमें ना हमने रैंकिंग फाइंड करनी होगी कि कौन सा प्रोडक्ट पहले बना है, कौन सा प्रोडक्ट पहले बना। तो पहले वर्किंग करेंगे, ये दिया हुआ प्रोडक्शन प्लान हम अपने हिसाब से करते हैं। 1 सेकेंड, सबसे पहले वर्किंग करेंगे, ठीक है। हमें रैंकिंग फाइंड करनी है कि कौन सा प्रोडक्ट पहले बन सकता है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे, ये ई है, ये डब्ल्यू है और ये जेड है। सबसे पहले हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं, वो है 41.60, ठीक है, ये पार्ट ए में किया। इसमें है 56.80 और इसमें है 44.8। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना होता है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। तो पहला स्टेप ये कि आप पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ होना चाहिए, अगर नहीं किया तो आपने कंट्रीब्यूशन निकाल लेना, जैसे आपको पहले बताया था ना, कंट्रीब्यूशन आप निकाल। अब जो फैक्टर लिमिटिंग हो रहा है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो चूंकि मशीन आवर आपको लिमिटेड अवेलेबल है, तो हम इसको मशीन आवर से डिवाइड करें कंट्रीब्यूशन को, यानी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर डिवाइड, ठीक है, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। तो आपका लिमिटिंग फैक्टर मशीन आवर, अगर लेबर आवर होगा तो लेबर आवर से डिवाइड करेंगे, अगर मटेरियल होगा तो मटेरियल से करेंगे, ठीक। तो मशीन आवर पर यूनिट से हम, ये है, इसको मैं ऐसे MHPU लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका कितना है 1, इसका कितना है 1, और इसका है 2.5 और इसका है 5.0। समझ आ रही बात? ये हम कंट्रीब्यूशन पहले निकाल चुके हैं, और ये अभी हमने पीछे देखा था क्वेश्चन के अंदर कि एक प्रोडक्ट कितने मशीन आवर ले रहा है, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितने आवर लग रहे हैं, तो मशीन आवर पर यूनिट। तो जो भी फैक्टर लिमिटिंग होता है उसको उसके थ्रू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड किया जाता है, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आ जाता है।
तो अब आ जाएगा आपके पास कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर आ जाएगा। तो जब आप ये तो वही आ जाएगा 41.6, ठीक है, 0 जो 1 से डिवाइड हो रहा है, उस पर जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 22.72, ठीक है, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 8.96 आएगा। इसको लिखेंगे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, पर मशीन आवर, ठीक है। अगर लेबर आवर हो तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर लिखेंगे, अगर मटेरियल होगा तो कंट्रीब्यूशन पर पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, पर मटेरियल पर यूनिट होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे रैंकिंग। क्या करेंगे? तो इन तीनों में सबसे हाई वैल्यू किसकी है, मेजर वैल्यू किसकी है? इनकी ई की। तो यहाँ लिखेंगे रैंकिंग। तो जो रैंकिंग में फर्स्ट आएगा उसके पूरे पूरे यूनिट बनेंगे, यानी उसको पहले बनाएंगे। इसको लिखेंगे फर्स्ट, इसको लिखेंगे सेकंड, इसको लिखेंगे थर्ड। नॉर्मली थर्ड जो है उसके यूनिट जो है ना वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, और या फिर वो खुद आपको बताएगा कि हमने प्रायोरिटी किसको देनी है, ठीक है। अब हम इसकी बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे कि किसको कितने आवर अवेलेबल है, यानी कितने यूनिट बना सकते हैं। तो टोटल आवर अवेलेबल, अब इस पर क्लिक कर लेंगे, टोटल आवर अवेलेबल बुक कर देता हूँ। टोटल आवर्स अब अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोडक्शन प्लान, ठीक है। कितने अवेलेबल है? 500 अवेलेबल है ना। अब इसमें से ई कितने ले जाएगा? आवर्स फॉर ई, आवर्स फॉर ई, आवर्स इसके कितने यूनिट बनाना है? 100 यूनिट बनाना है, और इसको एक ही घंटा चाहिए तो 100 आ जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, पीछे कितने रहेंगे? 400 आवर, ठीक है। पहले ये मशीन और पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना आप कौन से पॉइंट की बात कर रही हैं? ये जो टोटल आवर्स अवेलेबल आपके हाँ, देखो, हमने ई के कितने यूनिट बनाने? ई के कितने यूनिट बनाने? 100 यूनिट बनाने, जी और उसका एक यूनिट कितने आवर ले रहा है? 1। कितने आवर ले रहा है? 1 तो बस 100 आवर वो यूज कर लेगा, और क्योंकि पहले हमने इसी को प्रायोरिटी बना रहे हैं ना अकॉर्डिंग टू रैंकिंग, ठीक है। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, दोबारा करता हूँ। तो हम लिखते हैं आवर अवेलेबल 500, ठीक है। आवर्स फॉर ई के 100 यूनिट बनाने हैं, इनटू आवर मशीन आवर पर यूनिट 1 है, ठीक है। तो ये 100 आवर यूज कर लेगा, तो पीछे हमारे पास कितने बच जाएंगे? 400। अब अब सेकंड रैंकिंग में जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके लिए यूज होंगे आवर्स फॉर वाई डब्ल्यू, ठीक है। उसके कितने यूनिट बनाने हैं? 120 यूनिट बनाने हैं, इंटू 2.5, तो ये यूज कर लेगा 300 आवर्स, है ना। ये यूज कर लेगा 300 आवर्स, तो पीछे बच के 100 आवर्स। अच्छा, अब आवर्स फॉर फॉर जेड। अच्छा, जेड के यूनिट बनाने, अब जेड एक यूनिट बनाने में ले रहा है 5। कितने यूनिट बनाने में ले रहा है? एक यूनिट बनाने कितने आवर ले रहा है? 5। आपको बात समझ आ रही है मेरी? जी जो जेड प्रोडक्ट है उसके एक यूनिट बनाने में 5 घंटे लगते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 100 आवर, तो मैं क्या करूँगा, इसको 5 से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो मेरे पास कितने यूनिट आ जाएंगे? 20, मैक्सिमम 20 यूनिट बन सकते हैं। पहले कितने बनने थे? पहले बनने थे 60, अब बनेंगे 20, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये वाला दोबारा एक्सप्लेन कर देखिए, दें आपके पास टोटल आवर कितने अवेलेबल है? 500 आवर अवेलेबल है। जी 500 में से 100 आवर तो कौन ले जाएगा? ई ले जाएगा। जी ई के 100 यूनिट बनाने और एक यूनिट बनाने में आपका 1 आवर लग रहा है,
तो 100 माइनस हो जाएंगे, पीछे रहेगा 400 आवर। जी ठीक है, अब सेकंड प्रायोरिटी पे आ रहा है क्या नाम है, डब्ल्यू वाई। ठीक है, वाई वे के नाम से प्रोडक्ट है, वाई के नाम से। ठीक है, उसको उसकी यूनिट बनने 120 और उसका एक यूनिट बनने में 2.5 घंटे लग रहे हैं, यानी 2.5 आवर। तो आप 120 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 300 आवर चाहिए। कितने आवर चाहिए? 300 तो 400 में 300 माइनस हो गया, तो पीछे कितने घंटे रह गए? 100 100 आवर्स। अब ये 100 आवर थर्ड प्रोडक्ट के लिए यूज हो सकते हैं, और जो थर्ड प्रोडक्ट है जेड, वो एक यूनिट बनाने में 5 घंटे दे रहा है। ठीक है, तो 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे ना। 100 आवर्स को 5 आवर से डिवाइड करेंगे ना, तो यूनिट प्रोड्यूस का ये फार्मूला है ना, यूनिट प्रोड्यूस को आप ये फार्मूला भी लिख लें, टोटल आवर डिवाइड बाय यूनिट पर आवर। ठीक है, टोटल आवर कितने अवेलेबल है? 100, यूनिट पर आवर कितना? 5, तो ये 20 यूनिट बन सकते हैं। सही है? जी यहाँ तक क्लियर है? जी अब ये वर्किंग होगी, अब इसकी बेस पर पार्ट डी करना है। यानी उसने कहा है ना, आपने ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान को यूज करते हुए अब आप मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करें। ठीक है, तो उसी तरह हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो पहले ही निकाला हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा। ई के यूनिट बनेंगे 100, वो पूरे बन रहे हैं। 1 आवर का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 41.6, तो ये आएगा 4160, 4160। इसके यूनिट बनेंगे 120, ये भी पूरे बना रहा है। इसका कंट्रीब्यूशन 56.80 है, तो इसका कंट्रीब्यूशन आएगा 6816। जेड का है 20 यूनिट, इसके 20 यूनिट बनेंगे ना, पहले 60 बन रहे थे, 20 बनेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोडक्शन प्लान। 44.80 इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, तो ये आ जाएगा 896। तीनों का टोटल किया तो ये आएगा 11872 टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, समझ आ गया? जी इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वही है 7000, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये आ जाएगा 4872, 48 प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोडक्शन प्लान। क्लियर? जी कोई कंफ्यूजन? नहीं अब हम मेक और बाय, या बल्कि दूसरा जो ब्रेक इवन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड नोट कीजिए।
अच्छा, ये डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जी। मार्क कॉस्ट के अंदर वो देखते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले ये कह रहा है कि ये डेटा दिया हुआ है, कैलकुलेट करना ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए होगी, ठीक है। यहाँ पे फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यानी पर यूनिट में दी हुई है 3.5 दी, ठीक है। और एक ये दी हुई फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 5, ठीक है, तो ये पर यूनिट है। तो यहाँ पे द बजटेड आउटपुट इज 18,000 पर यूनिट विच रिप्रेजेंट 75% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो 18,000 भी 75%। तो इसी 18,000 यूनिट को हम यूज़ करते हुए पहले फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे, ये हमें फिक्स कॉस्ट निकाल, काफी दी हुई है ना। नहीं दी हुई ना, कहाँ दी हुई? ये सब पर यूनिट दी है, ये पर यूनिट दी हुई है और ये किधर गया, ये पर यूनिट दी, जी। ठीक है। तो 18,000 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ब्रैकेट डालेंगे 5 प्लस 3.5 को ऐड करके निकालेंगे, तो ये फिक्स कॉस्ट आएगी 153। क्लियर? जी। इसमें कोई कंफ्यूजन? टोटल फिक्स कॉस्ट है। हाँ, ये 153,000 टोटल फिक्स कॉस्ट आती है, क्योंकि एक तो ये दिया ना फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और जी। एक फिक्स सेलिंग एंड एडमिन ओवर, कल भी आपको मैंने बताया था ना फिक्स। जब हम काउंटर पर यूनिट निकालेंगे और जी। ब्रेक इवन निकालेंगे तो वहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए। अच्छा, एक तो हमारी ये वर्किंग होगी, दूसरी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आपने फाइंड करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या फाइंड करना है? तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 32 दी हुई है, ठीक है, माइनस, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल है 6.5 प्लस डायरेक्ट लेबर 8.5, ठीक है। जी। तो 6.5 है, 8.5 है, और क्या है? और फैक्ट्री ओवरहेड्स, 3.5। हाँ इसमें दिया ना वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 3 दिया हुआ है और वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन, ठीक है। कल भी आपको मैंने जी। बताया था ना, और जब भी हम कंट्री निकालेंगे ऑल वेरिएबल एक जगह पे गैदर करना है। तो ये है +2.5, तो ये 32 आ गया, माइनस करें टोटल कितना आ रहा है 6.5 प्लस 8, ये 20 पॉइंट वो आएगा 20.5 आएगा, ठीक है। तो काफी पर यूनिट आ जाएगा 11.5। क्लियर है यहाँ तक? जी। ठीक है, इसको रिमूव कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन इन यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी 153,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 11.5, तो ये आ जाएगा 1313305। अगर कोई पॉइंट में आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ कर लें, तो ब्रेक इवन यूनिट आ गया। क्लियर है यहाँ तक? जी। इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब कह रहे हैं कैलकुलेट द ब्रेक इवन एज ए परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी, ब्रेक कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट एज ए परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी। बस। तो कैपेसिटी जो, क्या नाम है, यहाँ पे हम फार्मूला बना लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक इवन जो कैलकुलेट करना है एज ए परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी, तो इसका ऊपर ब्रेक इवन आ जाएगा, ब्रेक इवन यूनिट आ जाएगा,
नीचे एक टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, जी, तो ब्रेक इवन यूनिट आपका 13305 है। अच्छा, इन्होंने हमें जो यूनिट दिए हुए थे 18,000 दिए हुए, जिसके बारे में उसने बताया था कि ये टोटल कैपेसिटी का 75%। तो अगर हम 18,000 को 75% से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 100% कैपेसिटी आएगा। यानी 18,000 को अगर हम डिवाइड कर दें 0.75 से, फाइंड आउट करें कितने यूनिट आ रहे हैं। 24,000 आएंगे मेरे ख्याल। 24,000। ये 24, तो यहाँ पे 24,000 आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 55.5, 55.44%। ठीक है, जी, ओके। अब पार्ट, ये हमारा बी हो गया। अब ये कह रहे हैं प्रिपेयर अ मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट टू शो ईयरली लिमिटेड बजटेड टोटल प्रॉफिट एंडिंग 30। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया। अब ये मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो जी, 18,000 यूनिट गिवन थे हमारे पास। ठीक है, जी, 18,000 इंटू 32 करेंगे, सेलिंग प्राइस 32 है, तो ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, जो यूनिट सोल्ड है वही यूनिट प्रोड्यूस है, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट है, सबसे पहले डायरेक्ट मटीरियल है। 18,000 इंटू $6, ये डायरेक्ट मटीरियल पर यूनिट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। 18,000 इंटू 8.50 करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा, और 18,000 इंटू 3 करेंगे तो ये अमाउंट आ, सारे वेरिएबल है। सेलिंग एंड एडमिन 18,000 इंटू 2.5 करेंगे तो ये आ जाएगा, इन सबका टोटल ये आएगा। और इस सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट पिछला। ठीक है, जी, और लेस करेंगे फिक्स ओवरहेड, हम पार्ट बी में निकाल चुके थे, देखिए 153,000, वो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, हो गया, जी, आगे बढ़े। जी, अब ये कुछ प्रपोजल आ गए, डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन की प्रपोजल आते हैं, उसके हिसाब से हमें चेंजेस परफॉर्म करनी होती है। अच्छा, ये कह रहे हैं द डायरेक्टर आर कंसीडरिंग परचेजिंग एडिशनल मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 45,000, दिस विल इंक्रीज कैपेसिटी बाय 10%। ठीक है, द मशीनरी विल बी रिटन ऑफ ओवर 5 years with an estimated residual of 5,000. The director plan to reduce the selling price by 12.5%, and this will increase demand by 50%. Fixed selling and administration overhead will increase by 10%. अब ये चेंजेस अप्लाई करेंगे, ये वाली चेंजेस अप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से वो आगे फर्दर आपसे कैलकुलेशन करवाएगा। कैलकुलेट द रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे ये वर्किंग की
सबसे देखें पहले रिवाइज कैपेसिटी, आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 24,000 थी ना? कैपेसिटी कितनी थी? 24,000 मैक्सिमम। उसको 1.1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब उसमें 10% कैलकुलेट करके उसमें डायरेक्ट ऐड हो गया। तो अब आपकी जो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी नई मशीन आने की वजह से, वो 26,400 होगी। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? टेस्ट भी फाइंड आउट करनी है इसमें। वो उसने कहा है ना कि अब जब आप नई मशीन लेंगे तो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्वेश्चन में कहा हुआ है। हमारी अभी तक जो हमारी अभी अभी जो कैपेसिटी है यूनिट प्रोड्यूस करने की, वो है क्या कहते हैं 24,000, और उसका अभी 75% हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये लिखा हुआ ना, द डायरेक्टर आर कंसीडरिंग परचेजिंग एडिशनल मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 45,000, दिस विल इंक्रीज कैपेसिटी बाय 10%। तो पहले हमारी कैपेसिटी 24,000 यूनिट बनाने की थी, तो अब 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी फर्दर यूनिट बनाने की कैपेसिटी हो जाएगी 26,400। ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि ये सेलिंग प्राइस कम कर देंगे। क्या कर देंगे? द डायरेक्टर प्लान टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 12.5%। ज़ाहिर है जब आप सेलिंग प्राइस कम करते हैं तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इन्होंने लिखा है एंड दिस विल इंक्रीज डिमांड बाय 50%। अच्छा, अभी फिलहाल आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड थी वो 18,000 यूनिट थी। ठीक है, तो उसी को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो जाएगी 27,000। 1.5 क्या है? 50% इंक्रीज करके उसमें ऐड कर दिया। आप 18,000 का 50% निकालेंगे 9,000 आएगा ना, जी उसी को ऐड करेंगी तो 27,000 आ जाएगा। जी तो ये 27,000 आ रहा है डायरेक्ट। जी तो इसको आप इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। जी तो फिर उन्होंने बोला कि सेलिंग प्राइस जो है 12.5% से रिड्यूस हो जाएगी, ऐसे ये लिखा है ना, नजर आ रहा है आपको? स्क्रीन पे जी नजर आ रहा है 12.5%। जी ये ओके। तो इसका मतलब पहले जो 32 थी आपकी सेलिंग प्राइस, आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 32 थी, उसको इससे मल्टीप्लाई किया 0.875 से, तो ये न्यू प्राइस आ जाएगी 28। या फिर आप 32 का 12.5% निकालें और उस अमाउंट को माइनस कर दें 32 से, देखें 28 आ रहा है, जो आपका तरीका है। 32 को से 32 का 12.5 निकाले ना, अभी सेलिंग प्राइस है 32। 400 आ रहा नहीं, 400 कैसे आ गया? 32 का 12.5% का मतलब आप समझती हैं? आप 12.5 को डिवाइड करें 100 से, फिर मल्टीप्लाई 32 करें। 4 तो 32 में 4 माइनस करें, 28 तो 28 आ गया। जी ये 28 क्यों आया? क्योंकि 12.5% से सेलिंग प्राइस को हमने कम किया, उसी ठीक की है वजह से 50% डिमांड बढ़ गई प्रोडक्ट की। सही है। जी अब हमने निकालना है मशीनरी का डेप्रिसिएशन। 45,000 में से माइनस करेंगे 5,000, डिवाइड करेंगे 5 से। ये इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। किधर गया है? हाँ, द मशीनरी विल बी रिटन ऑफ ओवर 5 ईयर विद एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 5,000। तो ये क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, उसमें कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं, डिवाइड बाय लाइफ करते हैं, या मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करते हैं। तो मशीन की कॉस्ट 45,000 है, उसमें से 5,000 माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ईच ईयर मशीन डेप्रिशिएट होगी 8,000 पर एनम। सही ठीक है। अच्छा, अब रिवाइज फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। इस वक्त आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वो कह रहा है कि फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%। वो पहले से हमारे पास है 3.50, ये दी भी 3.50, जी तो ये 10% से इंक्रीज हो जाएगी, यानी 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसने क्या किया, 3.50 को मल्टीप्लाई किया 18,000 से, तो इसकी फिक्स कॉस्ट आ गई। फिर उसको मल्टीप्लाई किया 1.1 से, तो अब न्यू फिक्स कॉस्ट 69,300 आ गई, इसकी फिक्स सेलिंग एंड एडमिन। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? से हाँ देखो, हमारे पास इसके यूनिट पहले कितने सेल हो रहे हैं? 18,000 हो रहे हैं ना,
जी और फिक्स सेलिंग है इसकी 3.5। तो ये निकाल लें कितना आ रहा है। 63,000। 63,000। अब इसी का जी 10%, यानी अगर हम 1.1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 69,000 आ जाएगा, 69,300 आ जाएगा। आप 10% निकाल के ऐड करेंगे तो यही आएगा। सही। अच्छा, फिर आ रहा है रिवाइज टोटल फिक्स, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। पहले आपके पास 153,000 थी ना, याद है, पार्ट बी में हमने निकाला था। ये हमारे पास पहले की फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, जो डेप्रिसिएशन सही। होता है ना, वो भी फिक्स कॉस्ट का पार्ट होता है, तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक। और अभी जो 6300 से फिक्स कॉस्ट सेलिंग और एडमिन इंक्रीज हो रही है वो भी ऐड कर देंगे, तो टोटल फिक्स कॉस्ट ये आ जाएगी 167,300। हमारे पास पहले से फिक्स कॉस्ट पड़ी हुई थी 153,000, ये पार्ट बी में निकाली थी, याद है। 8,000 अभी हमने डेप्रिसिएशन निकाला, वो भी फिक्स होता है, इसमें ऐड कर देंगे। फिक्स सेलिंग एंड एडमिन 6300 से इंक्रीज हो रहा है, ये भी ऐड कर देंगे, तो आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट ये वाली आ जाएगी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अच्छा, उसके 6300 एडमिन है। हाँ, एडमिन में इंक्रीज हो रहा था ना 10%, तो जी उसकी वर्किंग यहाँ पे की थी ना हमने, ये 1.1 से। जी ये वाला ये 1.1 आ रहा है ना। जी। यानी अगर आपने अभी निकाला था ना 18,000 इंटू 3.5 निकाले, कितने आ रहे हैं। 63,000। तो 63,000 का 10% निकाले 6300। तो 6300 ये रहा। जी ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 167,300 टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद निकालेंगे रिवाइज कंट्रीब्यूशन। पहले आपकी सेलिंग प्राइस 32 थी, है ना। अब जी कितनी हो गई, 28 हो गई। अब जी कितनी होगी, 28 हो गई ना। जी सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो गई ना, और वेरिएबल कॉस्ट जी। वही है 20.5, तो ज़ाहिर कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा ना, तो वो 7.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7.5। तो अब क्या करेंगे, अब हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेंगे। 167,300 आपकी न्यू फिक्स कॉस्ट है, इसको 7.5 से डिवाइड करेंगे तो ये नया ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, जिसके लिए इतनी कैलकुलेशन की। ठीक है। ठीक है, क्विकली से पार्टी करते हैं, फ्रेंड करते हैं। अरे एफ भी कर लेते हैं। अच्छा, इस ई में कह रहा है कैलकुलेट द रिवाइज ब्रेकिंग पॉइंट एज ए परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, जी क्योंकि कंट्रीब्यूशन चेंज हो गया है। अच्छा, अब आपकी कैपेसिटी ये आ गई ना, ब्रेक इवन ये आ गया 22,307, है ना। तो 22,307 ये आ गया, और कैपेसिटी भी चेंज होगी 26,400। तो अब 22,307 को 26,400 डिवाइड करेंगे तो 84.5% है ब्रेक इवन एज ए परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी, जो पार्ट 2 में किया। सही। ओके, उसके बाद क्या रहा है, प्रिपेयर a marginal costing statement to show yearly limited revised total profit for the year ending 30 June 2014 if the machinery is purchased। ठीक है, अब हम रिवाइज वो निकालेंगे ना, क्योंकि हर चीज़ चेंज हो गई है। अच्छा, उसकी बेस पे देखें, प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो गई तो 26,400 आ गया, 50% इंक्रीज हो गया था ना। ये है ना यहाँ पे, ये रहा। अब आपकी ठीक है ना, 26,400 कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। ओके, क्योंकि यही बना सकते हैं हम लोग। डिमांड 27,000 यूनिट की है, लेकिन हम बना ये सकते हैं। और सेलिंग प्राइस 28 है, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 739,200।
ठीक है। कैपेसिटी सेल्स होती है, कैपेसिटी क्या होती है? सेल्स में भी वही लिखा हुआ है ना। नहीं नहीं, आपके प्रोडक्ट की डिमांड है 27,000 यूनिट, लेकिन हम बना सकते हैं 26,400। तो जो बना सकते हैं वही सेल करेंगे ना, जी इसीलिए सेल के अंदर 26,400 आ रहा है। सही है। तो इंटू 20 आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी चेंज हो गई है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 739,200 आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। फिर वेरिएबल कॉस्ट है, यूनिट प्रोड्यूस आपका इंक्रीज हो गया 26,400, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट वही है, तो 171,400 आ गया। सही। इसी तरह डायरेक्ट लेबर 26,400, यूनिट प्रोड्यूस चेंज हो गए, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट वही है, तो ये 224,400 आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड जो वेरिएबल है 26,400, $3 है, 79,200 आ गया। सिर्फ यूनिट प्रोड्यूस चेंज हो गया। सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड 26,400, 2.5 पर यूनिट वही है, 66,000 आ गया। इन सबका टोटल किया 54,200 आ गया। तो इसको इससे डिवाइड माइनस किया तो नया कंट्रीब्यूशन आ गया 198,000। ठीक है। और फिक्स कॉस्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 167,300, ये वाली, ये यहाँ लिख देंगे और ये माइनस करेंगे तो यार नया प्रॉफिट। सही। ठीक है। ठीक है, जी तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, फिर पेपर भी भेज देता हूँ। सही है। और वो जो दूसरा पेपर भेजा था जून 23 का, वो भी देख लीजिएगा ना उसकी वीडियोस के साथ। सही है। पूरा पूरा पेपर करें ताकि आपको आइडिया हो कितनी टाइम में पेपर हो रहा है आपसे। ठीक है। ठीक है। जी। अल्लाह हाफिज़।